गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स ऑफ चैनल माइंड योर साइंस। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर्स शेयर कर रहा हूँ। और हम हमारी यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं। कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर कुछ लेक्चर्स के अंदर न्यूमेरिकल्स कराए थे आपको। होप आपको न्यूमेरिकल्स समझ आ गए होंगे और आपने जो कैलकुलेशंस हैं वो एक बार कर ली होगी साइड पे। और लॉग टेबल का भी प्रयोग करना मैंने आपको सिखाया अपनी वीडियो के अंदर, तो होप वो भी आपने अच्छी तरह कर लिया होगा। तो मैं सीधा लिए चलता हूँ अपने लेक्चर पे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के दिन हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। पहला विषय ये रहेगा, ठीक है, कि कैटलिस्ट का प्रभाव रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसा और किस तरीके से पड़ता है। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, इसकी क्या गुणवत्ता है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे अपन किसके अंदर, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा बेटा, तीसरा आर्टिकल आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कोलिजन थ्योरी। और कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हाउ टू ड्राइव द अरेनियस इक्वेशन। भाई कैसे ड्रॉ किया गया, मतलब ड्राइव किया गया क्या भाई हमारा अरेनियस इक्वेशन। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है, विषय है, वो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ अब नोट्स बनाएंगे, नोट प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। और आज का जो ये पार्ट है लेक्चर, हमारा 14th लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ ही थोड़ा सा भाग अब रह गया हमारा केमिकल काइनेटिक्स का। तो आज का पहला आर्टिकल आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। इस आर्टिकल की शुरुआत कैटलिस्ट की परिभाषा से की गई है। फिर कैटलिस्ट क्या होता है, ए केमिकल सब्सटेंस, ए केमिकल सब्सटेंस which increases the rate of the reaction, which increases the rate of the reaction without undergoing any chemical change and is recovered back at the end of the process या chemical reaction is called as what, कैटालिस्ट। तो आप उसको हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे बेटा। तो ये आपकी डेफिनेशन है किसकी बेटा, कैटलिस्ट की। हिंदी क्या है इसकी समझा देता हूँ मैं आपको। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल पदार्थ होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, लेकिन अपने आप रिएक्शन में भागीदारी नहीं करता है, क्योंकि रिएक्शन के एंड में ये एज इट इज़ वापस आ जाता है। तो इसने कोई रिएक्शन में भागीदारी का मतलब क्या है कि रिएक्शन कराने में हेल्प करता है, और बट खुद कुछ रिएक्शन नहीं करता, एज इट इज़ वापस आता है। ऐसे केमिकल पदार्थ को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। एक रिएक्शन पढ़ाया गया, उसमें कैटलिस्ट का प्रयोग किया गया, और उसमें कैटलिस्ट के प्रयोग करने पर देखा गया कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन बढ़ गया। क्या रिएक्शन था, एग्जाम्पल, वी हैव एन एग्जाम्पल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 थर्मल डीकम्पोजिशन हो रही है। इसकी थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब गर्म करने पर ये टूट रहा है, किसमें, 2 मॉलिक्यूल KCl में और 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के अंदर। इसी रिएक्शन को स्टडी किया गया
बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट, मैंगनीज ऑक्साइड, और देखने को मिला कि मैंगनीज ऑक्साइड डालने पर ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया। यही रिएक्शन जो ऊपर वाला कर रहे थे, इसके अंदर जैसे ही इन्होंने हमारे वैज्ञानिकों ने मैंगनीज ऑक्साइड डाला तो इसकी स्पीड रिएक्शन करने की बहुत तेज होगी। रिएक्शन बिकम्स वेरी वेरी फास्ट। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है बच्चों, ये है कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन को काफ़ी गुना बढ़ा दिया। तो ये रिएक्शन में खुद भागीदारी नहीं करता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, और रिएक्शन के एंड में ये एज इट इज़ हमारा वापस आ जाता है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। अब कैटलिस्ट वर्किंग कैसे करता है, अब हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग, काम क्या करता है, हाउ इट वर्क्स। अगला इसका सब टॉपिक है बेटा, हाउ ए कैटलिस्ट वर्क्स। भाई कार्य कैसे करता है ये काम करने का इसका क्या तरीका है। कहता है कि लेट इट एक्स एंड वाई आर द रिएक्टेंट और सी इज कैटलिस्ट। ये इन दोनों में तालमेल बिठाता है, और तालमेल बिठाने का मतलब इनको आपस में करीब लाता है, और ये बनती है, कल पढ़ाया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट, जहां नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं। ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद इसलिए ब्रैकेट में डाला गया है, ये अनस्टेबल होता है, और इसके बाद ये बन गया एक्स वाई मिल गया आपस में, इन्होंने तो बना दिया प्रोडक्ट, और सी एज इट इज कैटलिस्ट क्या हो गया, बाहर हो गया। तो सी डाला था, सी ने इन दोनों को आपस में मिलाया, प्रोडक्ट बनाया और खुद बाहर हो गया। तो ये है वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का क्या रोल है, कैटलिस्ट जो है ये रिएक्टेंट्स को करीब लाकर उनको प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है, और साथ में मदद करता है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर या इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर। अभी कैसे मदद करता है इसका अगला स्टेप है। हाउ इट वर्क्स बताया मैंने, लेकिन हाउ इट हेल्प्स ये अब हम पढ़ेंगे। ये इसका मेन पार्ट है। ग्राफ बनाएंगे बेटा, वाई एक्सिस पे आपने लेनी है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ली जाएगी, और ये हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है बेटा। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन भी लिख सकते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। और अब जैसा हमने परसों कर्व बनाया था, ये लाइक सेम कर्व बनेगी, आप देख रहे हैं, ये आपको पता ही है। ये वाला जो लाइन लगाई थी ये क्या थी, दिस इज द रिएक्टेंट पार्ट, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोडक्ट पार्ट, प्रोडक्ट बना रहा है। ये क्या था, डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, और ये क्या थी बेटा, एनर्जी बैरियर। और एनर्जी बैरियर को ही आप बोलते हो क्या बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहां से यहां क्या है, इसको बोलते हैं भाई क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कल भी पढ़ाया था, न्यूमेरिकल्स भी निकाले, EA, एक्टिवेशन एनर्जी EA। ये कर्व जो है ये विदाउट कैटलिस्ट है बेटा, वही KClO3 वाला रिएक्शन जब हमने इसमें कैटलिस्ट नहीं डाला था, तो ये इसका कर्व आया। अब उसी रिएक्शन के अंदर आपने क्या किया था
कैटलिस्ट डाल दिया तो मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया, तो कर्व हमारी चेंज हो गई। तो अब आप देख रहे हैं ये क्या आया बेटा, न्यू एनर्जी बैरियर। न्यू एनर्जी बैरियर ये कर्व किसके लिए बना रहे हैं, ये बना रहे हैं विद कैटलिस्ट। अब आप जो डाल चुके हैं इसके अंदर क्या, कैटलिस्ट। अब जरा ध्यान से देखें, इसका एनर्जी बैरियर यहाँ से यहाँ तक है बेटा, देख रहे हो आप। तो दिस इज अगेन सॉरी एनर्जी बैरियर तो बना दिया था हमने, न्यू एक्टिवेशन एनर्जी। तो न्यू एक्टिवेशन एनर्जी डैश। तो अब आप देख रहे हैं कि कैटलिस्ट डालने पर एनर्जी बैरियर कम हो जाता है और एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एनर्जी बैरियर कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को मौका मिलेगा क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है ये अब आपको समझ आया। तो क्या लिखेंगे, व्हेन वी ऐड ए कैटलिस्ट टू एन केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, इट लोअर डाउन्स द क्या करता है, एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर को कम कर देता है। हेंस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस। क्या हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। हेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। अब आप बिल्कुल कॉमन सेंस है बेटा कि यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और यहाँ से आपने एक शॉर्टकट बना लिया, जल्दी ट्रैवल कर रहे हो। तो जल्दी ट्रैवल करोगे तो जल्दी घर पहुँचोगे, जल्दी घर पहुँचोगे तो आपकी रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये कैटलिस्ट यहाँ पर एक तरीके से वैसे अगर सिंपल भाषा में समझाना हो तो कैसे बताता है कि कैटलिस्ट एक रिएक्शन के बीच में सुरंग बना देता है। सुरंग बनाने का मतलब क्या है कि वो एनर्जी बैरियर को कम कर देता है और जिससे कि एक नया पाथ बन जाता है। और नए पाथ के अंदर क्या होता है कि जो हमारा रिएक्शन है उसका जो रिएक्शन का टाइम है वो घट जाता है। रिएक्शन टाइम घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहता है, ट्रांजिशन स्टेट रहती है, ये विदाउट कैटलिस्ट, ये क्या रहेगी, विद कैटलिस्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट तो दोनों में रहेगी, पर ट्रांजिशन स्टेट जो कि एनर्जी बैरियर के ऊपर होती है हमारे स्थित, उसको क्या कर देता है, कैटलिस्ट कम कर देता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द कैटलिस्ट, हाउ इट वर्क्स। कैटलिस्ट क्या है, कैसे वो एनर्जी बैरियर को कम करता है, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब हम इसके बाद सेकेंड आर्टिकल करेंगे जो कि मेन पॉइंट्स हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, या हाउ। आप लिख लें, क्वेश्चंस मैं लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन 1, what is the role of catalyst in the chemical reaction? केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या रोल है, हाउ कैटलिस्ट increases the rate of the chemical reaction. कैसे एक कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करता है बेटा, बढ़ा देता है। तो ये आपके क्वेश्चन है।
अब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। मेन प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की क्या क्या खूबी हैं, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है उसकी खूबियां क्या है। सबसे पहली खूबी है इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी to increase the rate of the reaction, to increase the rate of reaction. Second, it is recovered back after the chemical रिएक्शन एंड्स। जब रिएक्शन ख़त्म हो जाता है तो इसको हम दोबारा वापस हासिल कर लेते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन। ये किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, स्टार्टर नहीं है। इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन, इट ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकता, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं, बता मैं सारा रहा हूँ, लेकिन लिखने आपने सिंपल पॉइंट्स हैं। और फोर्थ पॉइंट है बेटा, इट, आपने ग्राफ में ही देखा है, इट डज नॉट चेंजेस द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज यहाँ पर अपनी क्या है, डेल्टा एच। और इसी तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट रिलेटेड ही है, थर्मोडायनेमिक्स है। इट डज नॉट चेंजेस द गिव्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज दैट? दैट इज डेल्टा जी। इसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसमें वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को दोनों को बढ़ा देता है। इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इट increases the rate of both forward as well as backward reaction. ठीक है, so that the equilibrium is attained fast. इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। और एक लाइन और लिखेंगे, इट डज नॉट चेंजेस द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन को ये चेंज नहीं करता। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा दिया मैंने। आपने बस इसको पढ़कर याद कर लेना है।
इसमें जो पॉइंट्स है वो आपको ब्रीफ कर दिए हैं मैंने साथ साथ ही। तो ये था हमारा सेकेंड टॉपिक जो आपके साथ शेयर किया मैंने। अब हम इसका आज का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कोलिजन थ्योरी। अभी कोलिजन थ्योरी क्या है और कैसे इसको आपने लिखना है ये देखें आप। कोलिजन थ्योरी क्या है, ये हमारा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के बारे में हमने शुरू में भी बताया, अरेनियस इक्वेशन में भी बताई, एक्टिवेशन एनर्जी में भी लिखी। अब ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम एज मैक्स ट्रॉट्स, TRAUTZ, ट्रॉट्स, एंड विलियम लुइस in year 1916 to 1918. They consider the atoms as a hard sphere and said that these atoms are in the state of random motion. Random motion or a zigzag motion, so that they collides with each other. इस चक्कर में ये आपस में एक दूसरे से हमेशा भिड़ते रहते हैं, so that they collides with each other, comma, resulting into the formation of products. तो दिस इज़ अबाउट द कोलिजन थ्योरी। अभी और है, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको आगे ब्रीफ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया, कोलिजन थ्योरी वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम एज मैक्स ट्रॉट्स, TRAUTZ, ट्रॉट्स, एंड विलियम लुइस इन ईयर 1916 to 1918। इसके बीच में ये थ्योरी डेवलप की गई। दे कंसिडर द एटम्स एज ए हार्ड स्फीयर। हार्ड स्फीयर में बॉल जैसी है, ठीक है। हमारे जो एटम्स हैं दे आर लुक लाइक एन बॉल, हार्ड स्फीयर, एंड सेड दैट दीज एटम्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। रैंडम मतलब जिगजैग मोशन, और इस कारण से दे कोलाइड विथ ईच अदर, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब आपने इसके आगे की कहानी सुननी है जो हमने मैथमेटिकली रिलेशन में चेंज करनी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो आपने थ्योरेटिकल पार्ट जो है इसका मेन पैरा जो है, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, वो आपने लिख लिया और आपको समझा भी दिया मैंने, डिक्टेट भी कर दिया मैंने। अब आपने मेरी बात सुननी है, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटे जी, मैंने सपोज 100 रिएक्टेंट लिए बेटा, 100 रिएक्टेंट्स एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं, तो 100 रिएक्टेंट को ही 100 प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां जो प्रोडक्ट बना वो कभी भी 100 नहीं बनता, 80, 90, 70, 60, कुछ भी हो सकता है, 50, 75, ये हमारी प्रोडक्ट की संख्या रहती है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। हर रिएक्शन में अलग अलग होता है, किसी में 80 होता है, किसी में 90 होता है, किसी में 95 भी होता है, लेकिन 100% किसी में नहीं होता। इसके लिए आपको मैंने बताई थी कोलिजन तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोलिजन जो है वो इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, सबसे पहले बात, ये सब नोट्स में बताया जाएगा, लिखवाया जाएगा आपको, प्रॉपर आपको समझा रहे हैं अभी।
इफेक्टिव कोलिजन क्या है? इफेक्टिव कोलिजन वो होता है जब रिएक्टेंट आपस में टकराकर क्या बना लेता है? प्रोडक्ट। उसी कोलिजन को क्या कहते हैं? इफेक्टिव। बाकी जो ऐसे टकरे मार रहा है जिसका प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो वो क्या है? इनएफेक्टिव कोलिजन्स। वो क्या है हमारी? इनएफेक्टिव कोलिजन। अब आगे पीछे टॉपिक में पढ़ाया था मैंने कि कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए रिएक्टेंट्स के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो रिएक्टेंट टकराएंगे और टकराने के बाद प्रोडक्ट बना लें। अगर उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, उन रिएक्टेंट्स के पास, जिनके पास है वो तो प्रोडक्ट बना लेंगे, जिनके पास बेचारों के पास नहीं है वो क्या है? कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, वो रिएक्टेंट की फॉर्म में ही रह जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तभी सारे रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होते। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन्स के ऊपर डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो अब आपको समझ आ गया कि भाई कोलिजन थ्योरी ने बात हमें स्पष्ट की कि भाई सारी एटम्स जो हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के को भी इन्होंने इसमें अपने आर्टिकल के लिए लिया, और उन्होंने कहा कि एटम्स जो है रैंडम मोशन में टकरा रहे हैं, लेकिन देखने को मिला कि भी सभी प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहे। तो जब उसके बारे में खोजा गया तो खोजने पर उनको क्या मिला? उन्होंने देखा कि हर रिएक्टेंट्स के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और इस कारण से वो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं कोलिजन करने के बाद भी। तो इस कारण से प्रोडक्ट्स नहीं बन पा रहे। तो ये अब हमारा अगला प्रोसेस है, और इसी से ही हम आगे अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल रिलेशन, और मैथमेटिकल रिलेशन से हम क्या निकालेंगे बेटा? अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस इक्वेशन हमारी क्या थी, जरा ध्यान से देखें। अरेनियस इक्वेशन हम प्रयोग ऑलरेडी कर चुके हैं। k बराबर a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आप जान चुके हैं, ये क्या है? दिस इज द अरहेनियस इक्वेशन। इसका आप न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हो, ये आर्टिकल पहले ही हो गया है, लेकिन अब ये ड्राइव कैसे हुआ कोलिजन थ्योरी के माध्यम से, वो अब मैं आपको करके बताऊंगा। तो कहता है कि द रिएक्टेंट्स collides with each other, but all the collision are not effective। सभी collision effective नहीं है। The collision are said to be effective only when they transform into product। कोलिजन को इफेक्टिव तभी माना गया है जब रिएक्टेंट जो है किस में बदल जाए? प्रोडक्ट के अंदर। फॉर effective collision, the reactant molecules must possess the minimum amount of energy called as, कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। विच एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है वो प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगा। तो कहता है रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट है
तो आप देख रहे हैं क्या लिखा है मैंने, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डी ए बाई डी टी। क्लियर हो गया। अब ये कहता है कि जो रेट है वो डिपेंड कर रही है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जेड ए बी और एफ फैक्टर, दोनों बताता हूँ क्या है। जेड ए बी इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो हमने कल निकाला था, जो कि हमारे फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो जेड ए बी इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और एफ भी बता देता हूँ। एफ इज द effective collisions, collision to be effective, collision frequency may be defined as the number of collision, भाई कितनी collision हो रही है, number of collision taking place per second per unit volume is called as collision frequency। और effective collision आप जान ही गए हैं। effective collision कौन से, वो collision जो कि प्रोडक्ट को किस में बदल दे, रिएक्टेंट, और उसके लिए क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, उसको डिफाइन कर चुके हैं। अब कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आधार पर F इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ई ए डिवाइड बाई आर इंटू टी। तो लेट इट बी इक्वेशन हमारी, वो पहली वाली जो इक्वेशन थी उसके आगे 1 लिख देना, इसमें हमारी क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2। अब आगे कहता है E क्या है, यहाँ पर एनर्जी है एट ए गिवन टेम्परेचर T, वेयर E is the energy at a given temperature T, और R क्या है बेटा, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और ये हमारी बोल्ट्जमैन फॉर्म है। तो अब ये क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 में 1 लिखना भूल गया था, आप लिख लें अपनी उसमें डेरिवेशन में। तो रेट बराबर जेड ए बी ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब कहता है एनर्जी ई इज रिप्लेस्ड बाय ई ए, और ई ए क्या है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कुछ रिएक्शंस को हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी को मिलाने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो इक्वेशन नंबर दिस 3 विल बिकम इक्वेशन नाउ, इक्वेशन नंबर 3 will becomes क्या बेटा, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी ई की पावर ई ए अपॉन आर टी, और लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 4। आर है बेटा ये आर इंटू टी, और रेट ऑफ द रिएक्शन पता ही है आपको, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो देयरफॉर
के बराबर जेड ए इंटू बी ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। तो ये अपने पास आ गई क्या बेटा, फिफ्थ इक्वेशन जो आपके सामने है। और अब आगे ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है हमारी, दिस इज द एरिनियस इक्वेशन। बस इसमें क्या चेंज किया है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है और एरिनियस इक्वेशन में इसी को चेंज करके ए लिख ली है। ए क्या था बल बताया था, दैट इज़ फॉर बाइनरी कोलिजन है, तो वो भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और सिक्स इक्वेशन क्या है बेटा, वेयर ए इज द collision frequency for a binary मतलब दो reactants collision। और इसके साथ ही आप समझ गए इक्वेशन 6 is an what Arrhenius इक्वेशन। तो किसी भी प्रकार का अब आपको डाउट नहीं रहा होगा। तो अब हमने क्या ड्राइव कर लिया बच्चों, एरिनियस इक्वेशन ड्राइव कर लिया। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन एज वेल एज रेट कांस्टेंट। दिस गेव ए रिलेशनशिप बिटवीन द effect of temperature on the rate of the reaction and rate constant। तो दिस इज द आर्टिकल। आज का आर्टिकल आपको जो मैंने 3 आर्टिकल्स बताए थे वो 3 आर्टिकल्स हमारे आज पूरे हो गए। तो ये था लास्ट की डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन थी कि कैसे हमने अफेक्टिव कोलिजन्स के माध्यम से ये एरिनियस इक्वेशन ड्राइव करी। तो एक रिएक्शन को होने के लिए उसके पास क्या होना ज़रूरी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होना ज़रूरी है। अगर रिएक्टेंट्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो रिएक्टेंट जो है एनर्जी बैरियर को पार करता हुआ प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएगा। अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो हमें एक्टिवेट करना पड़ता है बाय द फॉर्म ऑफ हीट, बाय द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, इस तरीके से। और देखा कि भाई कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है वो कम हो जाता है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ही मैं क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियोस शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। थैंक यू।